हेलो दोस्तों, आर ओ के इस निःशुल्क प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार इस प्रोग्राम के माध्यम से अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग शाम वाली क्लास में लगातार भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग नागरिकता का अध्ययन करने वाले हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत ये 8वीं क्लास है। 7 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उनको देखिए, क्योंकि पॉलिटी में कॉन्सेप्ट का एक बहुत बड़ा महत्व है, क्रम का एक बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें ये आर्टिकल के अंतर्गत चलती हैं। तो जब भी पॉलिटी स्टार्ट होती है तो आपने देखा होगा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने अनुच्छेद 1 से 4 तक की बात करी थी, और आज जब हम नागरिकता का अध्ययन कर रहे होंगे तो हम लोग 5 से 11 तक के अनुच्छेदों की बात कर रहे होंगे। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब यही है कि यहाँ से क्रम का एक बहुत बड़ा महत्व है। तो आप बीच में ना आके सारी चीज़ों को एक क्रम से देखिए, ताकि जो आपका कॉन्सेप्ट हो वो बहुत ही बेहतर बिल्ड हो सके। बाद बाकी आपकी कल कोई क्लास नहीं आई थी क्योंकि तबीयत थोड़ी मेरी डाउन थी, और अभी भी आपको आवाज़ से लग रहा होगा थोड़ा सा गला बैठा हुआ है। लेकिन जो नागरिकता का टॉपिक है वो काफ़ी छोटा है, तो मैंने सोचा चलो इसको ले लिया जाए, इस टॉपिक को। तो नागरिकता को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यही कि आखिर नागरिकता होती क्या है। तो देखो, इसकी कोई विशेष परिभाषा तो नहीं होती है, लेकिन इतना समझिए कि कोई सरकार एक मोहर लगा देती है व्यक्ति के ऊपर। मतलब परिभाषा के तौर पे मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सरकार जाती होगी और किसी के शरीर पे ठप्पा मार देती होगी। एक सरकार के द्वारा बस प्रमाण जारी कर दिया जाता है कि आप भारत के नागरिक हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको कुछ विशेषाधिकार भी मिलते हैं, जो कि भारत में आए बाहर से किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त नहीं होते हैं। जैसे कि जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो आपको मिलेंगे, ठीक है। वोटिंग राइट्स आपको मिलता है, और अधिकार के साथ साथ आपको फिर बहुत से कर्तव्य भी निभाने को मिलते हैं। जैसे कि आप मौलिक कर्तव्यों में बहुत से 11 कर्तव्य दिए गए हैं देश के संदर्भ में, तो वो भी आपको फिर फॉलो करने पड़ेंगे। तो यानी कि आपको विशेषाधिकार के साथ साथ विशेष कर्तव्यों का भी पालन करना पड़ता है अगर आप भारत देश के नागरिक हैं। जबकि जो विदेशों से लोग यहाँ पर आते हैं उनको बहुत से अधिकार प्राप्त नहीं होते, जैसे कि वो यहाँ पर वोटिंग राइट्स नहीं उनको होते हैं, बहुत से कानूनी अधिकार उनको नहीं होते हैं। तो जब आप भारत के नागरिक होते हैं तो ये समझिए आपको संविधान में दिए गए सभी अधिकार प्राप्त होते हैं, और साथ साथ आपको जिम्मेदारियां यानी कि देश के संदर्भ में कुछ कर्तव्य भी प्राप्त होते हैं जिन्हें आपको निभाना पड़ता है। तो अब ये बात हो गई कि आखिर नागरिकता होती क्या है। अब हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में नागरिकता का उपबंध कहाँ पर किया गया है। तो भारतीय संविधान को अगर हम देखें तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उपबंध किया गया है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, नागरिकता से जो क्वेश्चंस की संख्या है वो बहुत ही कम है। यहाँ से क्वेश्चन कभी कभार ही पूछे जाते हैं, और बेसिकली जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो कुछ ऐसे ही बनते हैं। या तो पूछ लिया जाएगा कि संविधान में इसका कहाँ पर उपबंध है, या फिर भारत की नागरिकता कैसी है, एकल है, दोहरी है, ठीक है, या फिर नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको है। तो यहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत फैक्चुअल टाइप का टॉपिक है अगर हम इसको देखें। क्योंकि अगर जैसे आगे आप इसके थोड़ा बढ़ेंगे तो यहाँ पर भारत में नागरिकता प्राप्ति के जो आधार हैं तो हम उनको बहुत शॉर्ट में समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है कि बहुत से अमेंडमेंट होते रहते हैं। तो ऐसा होता है कहीं 7 साल रहा हो इस डेट से इस डेट तक रहा हो, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। और अगर हम लोग आर ओ की बात करें तो बहुत ही बेसिकली क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो मैं आपको जितना बता दूं उतना आर ओ के लिए पर्याप्त होगा, ठीक है। बाद बाकी अन्य एग्जाम भी यहाँ से पूरी तरीके से कवर हो जाएंगे।
तो भारत के संविधान में नागरिकता का जो उपबंध है वो भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया है। ठीक है, तो भाग 2 याद रखना और अनुच्छेद 5 से 11 याद रखना। बाद बाकी देखो, नागरिकता संबंधी जितने भी मामले होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है? वो होता है संसद का। राज्य विधानमंडल का नागरिकता के संदर्भ में कोई भी रोल नहीं होता है, ये ध्यान रखना। और नागरिकता जो है वो संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय का मतलब होता है कि जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती हो। ठीक है, तो नागरिकता कैसा है? नागरिकता है संघ सूची का विषय और नागरिकता के मामले में संसद को ही सारे अधिकार हैं। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि भारत की जो नागरिकता है वो कैसी है? वो है एकल नागरिकता। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और आप सभी को पता भी होगा कि भारत की नागरिकता कैसी है। भारत की नागरिकता एकल नागरिकता है, यानी कि भारत में किसी व्यक्ति की सिर्फ एक नागरिकता होती है कि सिर्फ वो भारत का नागरिक है। जैसे कि अमेरिका की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर होती है दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता का मतलब ये होता है, जैसे आपने देखा होगा अमेरिका में 50 राज्य हैं, जैसे कैलिफोर्निया, कोलंबिया, इस तरीके से। तो एक तो वहाँ पर होती है अमेरिका की नागरिकता कि आप सिटीजन ऑफ यूएसए हैं। ठीक है, और दूसरी नागरिकता होती है वहाँ के राज्य विशेष की। जैसे कि मान के चलिए अगर अमेरिका वाला सिस्टम भारत में लागू होता तो एक नागरिकता क्या होती कि आप भारत के नागरिक हैं और दूसरी नागरिकता होती कि आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं। लेकिन भारत ने एकल नागरिकता को अपनाया है। और भारत और ब्रिटेन का भी नाम याद रखना, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन ब्रिटेन के संदर्भ में भी पूछ लिया जाता है। तो भारत व ब्रिटेन में एकल नागरिकता का प्रावधान है। यहाँ पर एक व्यक्ति की एक ही नागरिकता होती है, लेकिन अमेरिका में होती है दोहरी नागरिकता, एक अमेरिका की और एक उसके राज्य की। ठीक है, बाद बाकी नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के बारे में उपबंध करता है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कौन सा अधिनियम नागरिकता के अर्जन व समाप्ति के बारे में उपबंध करता है? तो ये है नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, तो अब देखो यहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो भाग 2 याद रखना। ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11 याद रखना। और नागरिकता संबंधी मामलों में किसको अधिकार है कानून बनाने का? तो संसद को। नागरिकता किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। ठीक है, भारत और ब्रिटेन में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। अमेरिका में कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता है, एक अमेरिका की और एक उसके राज्य की। अब नागरिकता के अर्जन व समाप्ति के बारे में उपबंध कहाँ किया गया है? तो नागरिकता अधिनियम 1955 में। ठीक है, अब यहाँ पर बात की गई है नागरिकता के अर्जन की और नागरिकता के समाप्ति की। तो अब हम लोग आगे यही देखते हैं कि भारत की नागरिकता कैसे कैसे प्राप्त हो सकती है, मतलब कैसे कैसे अर्जित की जा सकती है, और फिर आगे हम लोग देखेंगे कि किन किन तरीकों से भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि किस आधार पर भारत में नागरिकता प्राप्त हो सकती है। तो 5 कारण हैं। सबसे पहला उसमें है जन्म के आधार पर। देखो, एक तो सीधा सीधा फंडा है, जैसे आप लोग हो तो आपके मम्मी पापा दोनों भारतीय नागरिकता वाले व्यक्ति हैं और जब आपका जन्म हुआ तो आप ऑटोमेटिक भारत के नागरिक हो गए। उसके लिए किसी भी चीज़ को करने की आवश्यकता नहीं है। यही होता है जन्म से नागरिकता की प्राप्ति। लेकिन अब यहाँ पर एक सिचुएशन ये बनती है कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति आता है और उसके बच्चे का जन्म यहाँ पर हो जाता है तो क्या वो भी जन्म से भारत का नागरिक माना जाएगा या फिर नहीं? तो उसमें एक सिचुएशन ये है कि जो भी विदेशी यहाँ पर अगर आता है और उन माता पिता में से कोई भी एक
भारतीय है, ठीक है, चाहे माता भारतीय हो चाहे पिता भारतीय हो, तो यदि उनमें से कोई भी एक भारतीय है तो उनसे जन्मा जो भारत में बच्चा है वो अपने आप जन्म से भारत का नागरिक हो जाएगा। तो दो सिचुएशन यहाँ पर बनती हैं, ठीक है। उसके बाद देखो वंशानुगत आधार पर, जैसे कि मान के चलिए कोई लोग बाहर भी रह रहे हैं यानी कि विदेश में, और उनमें से मम्मी या पापा में से कोई एक भारत का नागरिक है, तो वहाँ पर जन्मा बच्चा वंशानुगत के आधार पर भारत का नागरिक हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा है पंजीकरण द्वारा, यानी कि कोई भी व्यक्ति भारत सरकार में नागरिकता के लिए पंजीकरण कराता है या फिर आवेदन देता है कि हमें भारत की नागरिकता चाहिए, तो इस आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। चौथा है देशीयकरण। देशीयकरण का मतलब होता है कि जब एक बाहरी व्यक्ति यानी कोई बाहर के देश का व्यक्ति एक बहुत लंबे समय से भारत में रह रहा है, इसकी अवधि होती है 7 या 11 वर्ष ऐसे करके कुछ, तो उसके बाद उस व्यक्ति को भारत का नागरिक देशीकरण की प्रक्रिया के आधार पर मान लिया जाता है और उसे भारत की नागरिकता दे दी जाती है। अब देखो पांचवा क्या है, पांचवा है क्षेत्र सम्मिलित होने पर। जैसे मान के चलिए भारत किसी अन्य देश मतलब भारत किसी अलग कोई क्षेत्र पर अपना मतलब क्या बोलते हैं इसको, अपना मतलब अपने क्षेत्र में किसी बाहरी क्षेत्र को सम्मिलित करता है, ठीक है। तो उस बाहरी क्षेत्र में जो भी व्यक्ति रह रहे होंगे वो ऑटोमेटिक भारत के नागरिक हो जाएंगे। तो ये 5 तरीके के आधार थे जिन पर व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। एक जन्म से, दूसरा वंशानुगत, तीसरा पंजीकरण, चौथा देशीकरण और पांचवा क्षेत्र सम्मिलित होने पर। तो इनके 5 के नाम याद रखना और जितना शॉर्ट में मैंने बताया है उतना याद रखना बस। उसके बाद देखो अब हम लोगों ने पहले देख लिया कि भारत की नागरिकता को किन किन आधार पर प्राप्त किया जा सकता है, तो वो 5 आधार थे। अब हम लोग देखते हैं कि किन किन तरीकों से भारत में नागरिकता की समाप्ति की जा सकती है। तो इसके 3 आधार हैं। पहला है नागरिकता का स्वैच्छिक त्याग, ठीक है। तो बहुत बार व्यक्ति खुद घोषणा करता है कि मैं भारत के नागरिकता का त्याग करता हूं, तो उसे बोलते हैं नागरिकता का स्वैच्छिक त्याग, ठीक है। दूसरा यहां पर है बर्खास्तगी के द्वारा। बर्खास्तगी के द्वारा का मतलब होता है, जैसे मान के चलिए एक व्यक्ति भारत का नागरिक है लेकिन वो किसी अन्य देश में जाके रहने लगता है और वहां की नागरिकता प्राप्त कर लेता है। तो जैसे ही वो वहां की नागरिकता प्राप्त करेगा तो ऑटोमेटिक भारत के नागरिक के रूप में उसकी जो मान्यता है यानी कि भारत की जो उसकी नागरिकता है वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया बर्खास्तगी के आधार पर। उसके बाद देखो वंचित किए जाने पर, ठीक है। तो इसमें विभिन्न केस होते हैं। जैसे मान के चलिए किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली है, ठीक है, या फिर कोई व्यक्ति देशद्रोही गतिविधियों में शामिल है, तो इस तरीके के आधार पर सरकार उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता से वंचित कर देती है, ठीक है। तो ये 3 आधार हैं जिनसे कि भारत के नागरिकता की समाप्ति हो सकती है, ठीक है। कौन कौन से याद रख लेना, नागरिकता का स्वैच्छिक त्याग, बर्खास्तगी के द्वारा और वंचित किए जाने पर। तीनों को मैंने शॉर्ट में समझा दिया है। इतना ही है बस नागरिकता में, बाद बाकी हम लोग और चीज़ें देख लेते हैं थोड़ा। एक तो ये देख लेते हैं जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 था उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 2019 में जब ये अधिनियम आया था तो उस समय आपको पता होगा कि CAA और NRC को लेके बहुत ज़्यादा देश में दंगे और विवाद हुए थे। तो ये वही वाला अधिनियम है, इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, ठीक है, यही होता है CAA, ठीक है। एक था NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ, ये कुछ था ये है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन,
ठीक है, तो इन्हीं को लेके आपने देखा होगा सीएए और एनआरसी को लेके बहुत विवाद हो रहा था। तो इस हम लोग नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को देख लेते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या प्रावधान है, क्योंकि रिसेंटली ये पास हुआ है तो क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत यहाँ पर ध्यान देना, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैन, पारसी और ईसाई धर्म वाले नागरिकों को नागरिकता दिए जाने का प्रावधान इस नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में था। अब देखो एक धर्म यहाँ पर छूट गया, कौन सा? मुस्लिम धर्म से संबंधित जो भी व्यक्ति था उसको इस अधिनियम के द्वारा भारत के नागरिकता के रूप में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया था। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी देश के मुस्लिम व्यक्ति थे उन लोगों ने इस सीएए और एनआरसी के विरोध में बहुत ज़्यादा विवाद किए थे, बहुत ज़्यादा दंगे उस समय पर हुए थे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, और इसमें मोस्टली जो आपको याद रखना है वो यही कि मुस्लिम धर्म से संबंधित व्यक्तियों के लिए इसमें कोई भी नागरिकता का प्रावधान नहीं किया गया था। आगे इसमें देखो, इस अधिनियम के तहत उपरोक्त धर्म से संबंधित जिन प्रवासियों ने 31 दिसंबर 2014 की तारीख तक भारत में प्रवेश कर लिया है वे भारतीय नागरिकता के अधिकार होंगे। उपरोक्त धर्म से मतलब है हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैन, पारसी और ईसाई, इन सभी को देशीकरण की प्रक्रिया के तहत नागरिकता मिलेगी। देशीकरण की प्रक्रिया वही कि आप 2014 से भारत में रह रहे हैं तो इसके बाद क्या किया गया, 5 साल बाद इन्हें देशीकरण की प्रक्रिया के तहत भारत के नागरिक की मान्यता दे दी। और इसमें क्या किया गया था इस अधिनियम में, अब 11 साल की बजाय 5 साल भारत में रहने पर ही इन प्रवासियों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो यानी कि पहले ये था कि आप 11 साल तक भारत में रहें और फिर आपको देशीकरण की प्रक्रिया के तहत भारत का नागरिक बना लिया जाता था। लेकिन इस अधिनियम में क्या किया गया कि जो भी 2014 की तारीख तक भारत में प्रवेश करके रह रहे हैं उनको 2019 में भारत के नागरिकता की मान्यता दे दी। तो यानी कि 5 साल में रहने पर ही इन प्रवासियों को भारत की नागरिकता मिल गई। अब देखो ये जो संशोधन थे ये असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा में लागू नहीं किया गया क्योंकि ये जो राज्य है ये 6ठी अनुसूची में शामिल है। तो जब हम लोग 6ठी अनुसूची को पढ़ेंगे तब थोड़ा सा देख लेंगे कि क्यों ये कुछ राज्य ऐसे विशेष हैं जहाँ पर कि इस नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो प्रावधान इन राज्यों पर यानी कि 6ठी अनुसूची के राज्यों पर लागू नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना देश ये हैं, ये धर्म है, मुस्लिम इसमें शामिल नहीं थे। ठीक है, देशीकरण की प्रक्रिया के आधार पर नागरिकता दे दी गई और 5 साल भारत में रहने पर ही, और कब से 2014 31 दिसंबर 2014 की तारीख तक जिन लोगों ने भारत में प्रवेश कर लिया था उन्हें इस अधिनियम के तहत मान्यता, भारत के नागरिक के रूप में मान्यता दे दी। अब देखो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के बारे में, जिसे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन भी कहते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरसी किसी राज्य के सभी विधिक नागरिकों का एक अभिलेख है। तो यानी कि एनआरसी में क्या होता है कि उस राज्य में कितने लोग रह रहे हैं, किस किस समुदाय के हैं, इस तरीके की चीज़ें उस एनआरसी में मेंशन होती हैं। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात की पहली जनगणना के बाद ही एनआरसी के आंकड़े जारी किए गए थे। ठीक है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात की पहली जनगणना के बाद ही एनआरसी के आंकड़े जारी किए गए थे और 2019 में असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अद्यतनीकरण मतलब यानी कि अपडेट किया गया है। ठीक है, तो असम में ही सबसे पहले अपडेट किया गया था, वहीं से ये एनआरसी वाला मुद्दा उठा था और फिर पूरे देश में इसको लेके बहुत विवाद हुए थे। तो बस यहाँ पर एनआरसी आप समझ लेना कि क्या होता है। और पहली बार
इसको कब जारी किया गया था? तो स्वतंत्रता के पश्चात जब पहली जनगणना हुई थी और असम में 2019 में इसे अपडेट किया गया था। तो ये हो गया नागरिकता का टॉपिक खत्म। इतना ही है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें, जब भी आप PYQ भी उठा के देखेंगे तो यहाँ से आपको बहुत ही मुश्किल से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये टॉपिक इतना ही था। अब आगे आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आने वाले हैं, जैसे कि मौलिक अधिकार है, इसके बाद फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, फिर मौलिक कर्तव्य हैं। तो अब उनसे बहुत भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिर लगातार आप लोग जुड़े रहें और पॉलिटी की एक एक क्लास को देखें, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए और पॉलिटी का अध्ययन करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।